अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया है। आज का हमारा टॉपिक एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कोई एंजाइम्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। तो सबसे पहले एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास एंजाइम्स को आप लोग एफएससी में पढ़कर आए थे। दे आर द बायो कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट वो चीज़ होती है, वो सब्सटेंस होता है जो आपके स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है विदाउट यूजिंग इटसेल्फ, ख़ुद का बगैर इस्तेमाल हुए हुए। और ना ये केमिकल रिएक्शन की नेचर को चेंज करता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। इस तरह से हम कैटलिस्ट को डिफ़ाइन करते हैं। और जो बायो कैटलिस्ट हैं यानी एंजाइम्स हैं, जिनको हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। एंजाइम्स आर सेंट्रल टू एवरी बायोकेमिकल प्रोसेस। हर बॉडी के अंदर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स होंगे और हर एंजाइम जो है या हर केमिकल रिएक्शन जो है वो कैटलाइज किया जाएगा बाय अ सर्टेन सेट ऑफ द एंजाइम्स। और ये उन बायोकेमिकल प्रोसेसेस की कैटलाइसिस के लिए या रिएक्शन के लिए एंजाइम्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर डाइजेशन की बात करें तो हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो आपके फूड के अंदर पड़े हुए डिफरेंट किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं इनटू अ स्मॉलर सब यूनिट, जो कि बॉडी की यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और फिर इसी तरह से अगर हम बायो एनर्जेटिक्स की बात करें तो बायो एनर्जेटिक्स में आपकी वो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम द फूड स्टफ, उसको यूज़ किया जाता है इन परफॉर्मिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ अ बॉडी जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। इस तरह से हम जो है हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो उन एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले करते हैं जो एक्टिविटीज़ लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। अब एंजाइम्स की स्टडी हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी एक प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। कुछ ऐसी इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होती हैं जिनमें एक एंजाइम एब्सेंट होता है या एक कंप्लीट सेट ऑफ एंजाइम एब्सेंट होता है जिसके रिज़ल्ट में कोई जेनेटिक कंडीशन आती है। तो हमें पता होगा कि एंजाइम का क्या एक्शन है, एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, एंजाइम का फंक्शन क्या है। तो फिर हम जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं कि अच्छा जी ये एंजाइम जो है इन फंक्शन में इन्वॉल्व होगा। अगर जेनेटिकली किसी इंडिविजुअल के अंदर ये एंजाइम्स एब्सेंट होंगे तो ये फंक्शन लॉस हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें एंजाइम का लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो फिर भी आपकी जो है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ लीड करता है और एक मेडिकल कंडीशन जो है वो आती है। अच्छा जी, तो फिर हम जो है वो आपके एंजाइम का ये कह सकते हैं कि ये एंजाइम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टूल्स हैं, ना सिर्फ मेडिसिन के अंदर बल्कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर और एग्रीकल्चर में। अब हम एंजाइम की हिस्ट्री देख लेते हैं कि किस तरह से ये एंजाइम हम तक पहुँचे। जो बायोलॉजिकल कैटालाइसिस है ये सबसे पहले रिकग्नाइज एंड डिस्क्राइब किया गया था इन द लेट 70s में, जब आपका जो है वो स्टडी चल रही थी ऑन द डाइजेशन ऑफ द मीट बाय द सिक्रीशन ऑफ द स्टमक। And the research continued in the 80s with the examinations of conversion of starch to sugar by saliva and various plant extracts। यानी लेट 70s में और 80s में रिसर्चेस चल रही थी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जहाँ से हमें ये पता चला था कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर सर्टन सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, कंपल्सरी होते हैं टू प्रोसीड द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ द मीट में हमने ये देखा था कि स्टमक की सिक्रीशंस के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो उसको डाइजेशन में रोल प्ले करती हैं। इसी तरह से आपकी जो स्टार्च की कन्वर्जन है इनटू द शुगर बाय द सलाइवा, ये किस तरह से होती है। इन द 1850
लॉइस पॉस्चर जो था उसने कंक्लूड किया था कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन अल्कोहल बाय द यीस्ट इज़ कैटलाइज्ड बाय द फर्मेंट्स, कि जो कन्वर्जन है या आपकी कैटलाइजेशन है, कैटालिसिस है आपका शुगर का इनटू द अल्कोहल बाय द यीस्ट, ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। और उसने इन स्ट्रक्चर को फर्मेंट्स का नाम दिया था। उसने ये कहा था कि ये जो फर्मेंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा सकते, और इस व्यू को वाइटलिज्म कहा गया था। ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था या ये जो कॉन्सेप्ट था ये डेकेड्स तक रहा था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था जिसने जो लुइस पॉस्चर ने कहा था कि हम इन फर्मेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेपरेट नहीं कर सकते। उसने इस जो कॉन्सेप्ट था इसको गलत करार दिया बाय प्रूविंग दैट कि ये जो फर्मेंट्स हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं, उसने उनको सेल से रिमूव किया और फिर कहा कि ये सेल के बाहर आने के बाद भी फंक्शनल हैं। अच्छा, साइंटिस्ट का नाम या बायोकेमिस्ट का नाम जो था वो 1897 में उसने ये रिसर्च की थी और उसका नाम था एडवर्ड बकनर। अच्छा जी, उसने हम अब क्या कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया कि ये जो वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि जो आपके फर्मेंट्स होते हैं ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही फंक्शनल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को उसने जो है ना वो गलत कह दिया था। उसके बाद हमारे पास एक फ्रेडरिक आया था साइंटिस्ट जिसने इन फर्मेंट्स को एंजाइम्स का नाम दे दिया था। अब जब आपकी एक वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत साबित हो गया था, तो एक नई जो है ना वो सोच शुरू हो गई, मतलब एक न्यू इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि ये एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, किससे मिलकर बने हुए होते हैं, किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तो किस तरह से फंक्शनल होंगे, और ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में जो है वो अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिएज एंजाइम बाय द जेम्स इन 1926 प्रोवाइडेड अ ब्रेक थ्रू इन अर्ली एंजाइम स्टडीज़। उसने क्या फाइंड आउट किया था कि यूरिएज कैटालेज आपका यूरिएज जो है वो क्रिस्टल्स कंसिस्टेड entirely of the protein and he postulated that all the enzymes are protein। अब अगला साइंटिस्ट आया, उसने हमें कहा जी कि सारे एंजाइम्स जो है ना वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। In the absence of other examples, this idea remained controversial for some time. Only in the 1930s, Sumner's conclusion widely accepted। जब आपका एक साइंटिस्ट आया था समनर 1926 में, यानी जेम्स आया था 1926 में, उसने कहा था कि सारे एंजाइम्स जो है ना वो प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं। शुरू में तो इस रिसर्च को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब लेटर ऑन बाकी साइंटिस्ट ने भी जो रिसर्चेस की और उन्होंने कहा कि हमने जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च की थी वो सारे एंजाइम्स भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए थे, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद इसी पीरियड में एक साइंटिस्ट थे हेल्डन, उन्होंने एंजाइम के नाम से एक किताबचा लिखा। क्योंकि अभी तक एंजाइम की नेचर की कोई एक फुली अप्रिशिएटेड फॉर्म नहीं आई थी, तो फिर उन्होंने जो है वो अपनी रिमार्केबल सजेशंस दी थी कि इस तरह से हो सकता है। क्योंकि अभी ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ था कि वाकई एंजाइम्स जो हैं वो मतलब सबस्ट्रेट के साथ, ये पता चल गया था कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन वो फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं इसका भी जो है ना वो प्रॉपर सही से इस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, और आप जो है कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ था कि एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं। तो उसने एक सजेशन दी थी अपनी इस बुक के अंदर कि वीक बॉन्डिंग इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन द एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। जो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शंस जो हैं ये हेल्प करते हैं एंजाइम को टू कैटलाइज अ रिएक्शन। उसके बाद 20th सेंचुरी के अंदर
एंजाइम्स के ऊपर जो है वो अच्छी खासी रिसर्च हुई और हमें जो है एंजाइम के बारे में जो आज जितना भी डाटा मौजूद अवेलेबल है वो सब हमें इन रिसर्चेस से मिला। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की प्रोटीन नेचर की। हमने कहा था कि पहले भी पढ़ा था, जेम्स ने भी हमें बताया कि हमारे पास ऑल ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विद द फ्यू ऑफ द एक्सेप्शंस। एक आधी एग्जांपल ऐसी है जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बनी हुई, बाकी सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। कुछ सिंपल प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, अगर कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी रिक्वायर्ड होगा फॉर देयर फंक्शनैलिटी या एक्टिविटी। अच्छा जी, उनकी एक्टिविटी जो है, जो एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, अब जाहिर सी बात है जब प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं तो प्रोटीन की कन्फर्मेशन जो है वो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी डिफ़ाइन करते हैं। हम ये पढ़कर आए थे कि जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल प्रोटीन के लिए बहुत उसकी प्रोटीन की फंक्शनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा तो प्रोटीन की फंक्शनैलिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। इसी तरह से जो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम है वो डिपेंड करती है प्रोटीन के नेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर कि वो किस तरह से मिलकर बना हुआ है। अगर एंजाइम डीनेचर हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि हम ये सारी बातें प्रोटीन के अंदर पढ़कर आए हैं, तो जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंजाइम के अंदर भी आएंगी। एंजाइम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो रेंज करता है फ्रॉम अबाउट 12,000 टू मोर देन 1 मिलियन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट की रेंज बताई गई है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट पे भी कंसिस्ट किए हुए होते हैं। अगर ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट इनऑर्गेनिक आयन हैं तो हम इस पार्ट को कोफैक्टर कह देते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और अगर ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑर्गेनिक या मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो हम इसे कोएंजाइम कह देते हैं। कोफैक्टर हो या कोएंजाइम हो, अगर जो एंजाइम जिस एंजाइम की फंक्शनैलिटी कोफैक्टर या कोएंजाइम के ऊपर डिपेंड करती है तो ये उसकी फंक्शनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके स्ट्रक्चर के लिए भी, उसके फंक्शनल के लिए भी। अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो वो एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन लॉस कर देगा। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हम देखा है कि एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीनियस पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनियस पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। वो जो प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम है उसको हम एपो एंजाइम कह देते हैं। जबकि कुछ एंजाइम्स जो है वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी रिक्वायर करते हैं फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनल फॉर्म। वो जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है वो या तो कोफैक्टर है या कोएंजाइम है। अगर तो वो इनऑर्गेनिक आपकी क्या कहते हैं आयन है तो उसको कोफैक्टर बोल देंगे। अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसको हम कोएंजाइम बोल देंगे। कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर मांगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोएंजाइम मांगते हैं, और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कोफैक्टर और कोएंजाइम दोनों रिक्वायर करेंगे। वो एंजाइम जो कोफैक्टर या कोएंजाइम के साथ कंप्लीट एंजाइम होगा तो उसको हम होलो एंजाइम बोलते हैं। यानी एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर और कोएंजाइम विल बी द होलो एंजाइम, जबकि जो उसका प्रोटीनियस पार्ट है वो एपो एंजाइम कहलाता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होलो एंजाइम है, ये एपो एंजाइम है। दिस इज़ द कोएंजाइम एंड द कोफैक्टर। अगर तो कोएंजाइम या मेटल आयन टाइटली बाउंड कर जाएगी तो फिर हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। अ कंप्लीट एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर एंड कोएंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ सच एंजाइम इज एपो एंजाइम या एपोप्रोटीन। Coenzyme act as a transient carrier of the specific functional groups. Most are derived from the vitamins, organic nutrients, and are required in the small amounts in diet. ये जो coenzymes हैं ये आपके कैरियर होते हैं, ट्रांजिएंट कैरियर होते हैं। Some enzyme proteins are modified covalently by phosphorylation, glycosylation and other processes. हम पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस पढ़कर आए थे प्रोटीन के अंदर कि प्रोटीन अपनी सिंथेसिस के बाद कुछ मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरती है जो कि उसकी फंक्शनैलिटी के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं।
वो फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है, या कोई भी दूसरा प्रोसेस हो सकता है। तो इसी तरह से एंजाइम्स भी अपनी फंक्शनैलिटी के तक पहुंचने के लिए पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन से गुजर कर आते हैं। ये पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन फॉस्फोराइलेशन हो सकती है, ये ग्लाइकोसाइलेशन हो सकती है, ये कुछ भी और प्रोसेस हो सकता है। अगर इस मतलब अगर ये पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो उसी तरह से प्रोटीन का जो एंजाइम का जो फंक्शन होगा वो सही से परफॉर्म नहीं किया जा सकेगा। और अगर इनमें ऑल्टरेशंस जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं, इनमें ऑल्टरेशन के रिज़ल्ट में भी जो है वो रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी की जाती है। यानी एक एंजाइम एक सर्टेन टाइप के ऊपर एक्टिवेट होगा, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा, और वही एंजाइम बॉडी की किसी और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में नॉन एक्टिव होगा या फिर लीस्ट अमाउंट के अंदर होगा। तो वो इन्हीं पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसी के प्रोसेस के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो को फैक्टर के तौर पर एंजाइम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आयरन है, ठीक है, वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर होगा। जिंक है तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसकी एग्जांपल है कि इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम के लिए जिंक जो है वो एज अ को फैक्टर एक्ट करेगा, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की फंक्शनैलिटी के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे पास कुछ कोएंजाइम्स हैं जो कि आपकी एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, और वो कौन से फंक्शनल ग्रुप को के कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोएंजाइम है तो ये आपके केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह से निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, यानी NAD है, तो वो हाइड्राइड आयन के कैरियर के तौर पर काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन आयन को कैरी करता है। और इसका जो सोर्स है वो निकोटिनिक एसिड है, ठीक है। यानी निकोटिनिक एसिड से ये समझ लें कि NAD बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। जब तक कोई इंटरनेशनल सिस्टम नहीं आया था तो हम एंजाइम को नाम दे देते होते थे, और हम एंजाइम को नाम किस तरह से देते हैं कि उस सफिक्स ऐड कर देते हैं ASE एट द एंड ऑफ द एंजाइम। एंजाइम को हमने नेम दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी, जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल यूरिएज जो है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया कराता है, या फिर हमने उसको नाम दे दिया था एंजाइम को उसकी ओवरऑल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे DNA पॉलीमरेज जो है वो कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द DNA। ब्रॉड फंक्शन के ऊपर नाम दिया, जैसे एंजाइम जो है वो जो डाइजेशन ऑफ द फूड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, उसको हमने पेप्सिस से जो है ना नाम दे दिया था। और इसी तरह से जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर इन्वॉल्व है, इस वजह से हमने उसको लाइसोजाइम नाम दे दिया था। इसी तरह से कुछ एंजाइम्स को नाम दिया गया था फ्रॉम द सोर्सेज जहाँ से वो डिस्कवर किए गए थे। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन। इसके अलावा इन सब जनरल जो आपकी बेसिस थे जिसके ऊपर एंजाइम को नाम दिया जाता था, वो ये होता था कि एक ही एंजाइम के दो नाम हो जाते थे या दो डिफरेंट एंजाइम्स के एक नाम हो जाते थे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो लाया गया था। इस इंटरनेशनल सिस्टम ने डिवाइड कर दिया सब एंजाइम को 6 क्लासेस के अंदर। इनमें से हर क्लास सब क्लासेस के अंदर डिवाइड हुई बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन कैटालाइज्ड। ईच एंजाइम इज़ असाइंड अ 4-part क्लासिफिकेशन नंबर, यानी इस इंटरनेशनल सिस्टम के तहत हर एंजाइम को 4 पार्ट या 4 नंबर दिए गए क्लासिफिकेशन के। अब हम यहाँ एग्जाम्पल से जो है वो इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल से हमें ये बात सारी समझ आ जाएगी। ATP प्लस D ग्लूकोज जो है वो ADP के अंदर हाइड्रोलाइज होगा, D ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाएगी। D एक फॉर्म है ग्लूकोज की, और 6-फॉस्फेट मीन ग्लूकोज के 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा जी, इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने वाला जो एंजाइम है वो ग्लूकोज फॉस्फोट्रांसफरेज है। अब फॉस्फोट्रांसफरेज मीन कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप देखें कि ATP मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ है इनटू द ADP मॉलिक्यूल, और D ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ है इनटू द D ग्लूकोज 6-फॉस्फेट।
इस ATP मॉलिक्यूल ने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उठा के ग्लूकोज को दे दिया और ख़ुद ADP के अंदर चला गया। अब ये जो एंजाइम है इसका जो नंबर है वो 2.7.11 है, ठीक है, 1.1 यानी 4 नंबर दिए हुए। अब इसमें से ये जो 2 नंबर है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये ट्रांसफरेज है, ट्रांसफ़र कर रहा है ग्रुप को। 7 उसकी सब क्लास है। 7 का मतलब कौन से ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है? फॉस्फोट्रांसफरेज को। थर्ड नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि ये फॉस्फोट्रांसफरेज विद द हाइड्रोक्सल ग्रुप एज एन एक्सेप्टर, ठीक है, कि एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो एज एन एक्सेप्टर के तौर पर काम कर रहा है। और इसी तरह से ये जो फोर्थ नंबर 1 है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि डी ग्लूकोज एज अ फॉस्फोराइल ग्रुप एक्सेप्टर। इस तरह से हम एंजाइम को इंटरनेशनली क्या करते हैं, 4 नंबर दे देते हैं जो कि उसकी क्लास और सब क्लास को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इस एंजाइम का जो हम फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम पढ़ कर आए हैं इसका जो कॉमन नेम है वो हेक्सोकाइनेज है, और ये हेक्सोकाइनेज हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ कर आए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। अब हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। हमने कहा था कि हम एंजाइम्स को 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। ये 6 क्लासेस जो हैं वो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन जो कैटालाइज करता है एंजाइम। ऑक्सीडोरिडक्टेसेस रिएक्शन वो एंजाइम्स होंगे ऑक्सीडोरिडक्टेजेस जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, यानी आपकी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ रिमूवल एंड वाइस वर्सा, ऑक्सीडेशन कराएंगे एंड रिडक्शन कराएंगे। ट्रांसफरेजेस वो होंगे जो ट्रांसफ़र रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। ट्रांसफरेजेस वो होंगे जो आपके ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। हाइड्रोलेजेस वो होंगे जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। लाइएजेस वो होंगे जो आपकी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन या डबल बॉन्ड की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होंगे। आइसोमेरेसिस वो होंगे जो आइसोमेरिज्म फिनोमेना कराएंगे, यानी आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। जैसे आप ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज पढ़ कर आए हैं इन द इनिशियल स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, कि आपका एक आइसोमेरेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और लाइगेजेस एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कंडेंसेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दोबारा बताने लगी हूँ, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे। ट्रांसफरेसेस ग्रुप ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होंगे। हाइड्रोलेसिस हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी वाटर की प्रेजेंस में ग्रुप या जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। लाइएजेस वो होंगे जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रेक डाउन ऑफ द डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। आइसोमेरेजेस आइसोमेरिज्म कराएंगे। लाइगेजेस कंडेंसेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं, और अगर वो एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो लाइफ का सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब ये केमिकल रिएक्शंस आपके कैटालिटिक रिएक्शंस भी हैं या एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हैं। छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल भी बना देते हैं, या बड़े मॉलिक्यूल्स मिलकर छोटे मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इन दोनों टाइप ऑफ रिएक्शन में आपका क्या है, एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं। विद द फ्यू ऑफ द एक्सेप्शंस, आपके जैसे राइबोजाइम जो है वो एंजाइम है जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बना हुआ, तो बाकी मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। सो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं तो इनको अपनी इनकी जो स्पेशलिटी है ये स्पेसिफिसिटी होगी, और इनकी जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो डिपेंड करेगी ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जेनेटिक डिफेक्ट, न्यूट्रिशनल डिफेक्ट या टॉक्सिन के रिज़ल्ट में इनकी ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो लॉस हो सकती है। डिफेक्टिव एंजाइम्स कैन रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक म्यूटेशंस, इन्फेक्शन बाय वायरल और बैक्टीरियल पैथोजेंस। The medical scientists address imbalances in the enzyme's activity by using pharmacologic agents to inhibit the specific enzyme, and are investigating gene therapy as a means to remedy the deficits in the enzyme level or the function. जो
मेडिकल साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट किस्म के फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ करते हुए एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो इम्बैलेंस ले आते हैं, ताकि एक जो स्पेसिफिक एंजाइम है उसके फंक्शन को इनहिबिट किया जा सके और हम कुछ फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। और इसी तरह से आपके जो कोलेस्ट्रोल की ड्रग्स हैं वो भी यही काम करती हैं कि वो जो कोलेस्ट्रोल का एंजाइम है उसकी इनहिबिशन करा देती हैं, जिसके रिज़ल्ट में आपके कोलेस्ट्रोल की सिंथेसिस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इस तरह से आपके जो साइंटिस्ट हैं वो इनहिबिट कर सकते हैं स्पेसिफिक एंजाइम की फंक्शनैलिटी को। इसी तरह से जीन थेरेपी जो है वो भी कराई जाती है या वो भी इन यूज़ है, ताकि आपकी जो एंजाइम की डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि एंजाइम जो है वो जीन में म्यूटेशन की वजह से नहीं बन सका, तो फिर हम उस जीन को जो है वो जीन थेरेपी के थ्रू उस एंजाइम के लेवल को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले उसकी प्रोटीन नेचर है। अगेन यहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये इंक्रीज़ कर देते हैं स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को बग़ैर ख़ुद के यूज़ किए इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी ये केमिकल रिएक्शन में ख़ुद यूज़ नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बढ़ा देते हैं कि वो बैरियर को क्रॉस कर सकें और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। लाइसोजाइम वो एंजाइम है जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बने हुए होते, ठीक है, और क्योंकि ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं तो इनकी प्रोटीन वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी, कोलॉइड्स होंगे, हीट लेबाइल होंगे, और इनकी एक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू होगी। डीनेचुरेशन के ऊपर इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी या कम्प्लीटली लॉस हो जाएगी। अगली बात हमारे पास आती है एक्टिव साइट्स। एंजाइम मॉलिक्यूल्स के अंदर एक स्पेशल पॉकेट बनी हुई होती है, ये क्लेफ्ट होती है, जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। ये एक्टिव साइट उन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है जो अमाइनो एसिड्स सबस्ट्रेट के साथ केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। आपका वो रिएक्टेंट जो आपके एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो चेंजेस इंड्यूस करता है एंजाइम के अंदर। ये चेंजेस जो हैं वो अलाउ करती हैं एंजाइम को टू कैटालाइसिस। अच्छा जी, अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू द एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ये पूरा एक तरह से छोटा सा मैकेनिज़्म है एंजाइम के एक्शन का, कि किस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो उसके अंदर चेंजेस इंड्यूस हो जाएंगे एंजाइम के अंदर। इन चेंजेस की वजह से एंजाइम जो होगा वो एबल होगा टू कैटालाइज अ सर्टेन रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। कैटालिटिक एफिशिएंसी कि एंजाइम्स के जो कैटालाइसिस रिएक्शंस है वो हाईली एफिशिएंट होते हैं, और ये प्रोसीड करते हैं 103 to 108 टाइम्स फास्टर दैन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। Number of molecules of the substrate converted to product per enzyme molecule per second is known as turnover number, and it is typically 102 to 104 per second. यानी इतनी तेज़ी से ये एक एंजाइम एक मॉलिक्यूल ऑफ अ सबस्ट्रेट को एक सेकेंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने की कैपेसिटी नहीं रखता। एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कैटालाइज करता है या एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स को कैटालाइज करता है, उसके अलावा वो किसी भी सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने की जो है वो एबिलिटी नहीं रखता। नेक्स्ट इज एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, को फैक्टर, को एंजाइम, ये सब बातें हम पहले पढ़ा हैं। होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट की जाती है। एंजाइम का नंबर इंक्रीज़ किया जा सकता है या डिक्रीज़ किया जा सकता है, सो दैट द रेट ऑफ प्रोडक्शन फॉर्मेशन रिस्पॉन्स टू द सेलुलर नीड। यानी हम आप लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ कर आए हैं कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो आपके क्या कहलाता है
एक ही सेल के अंदर फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक सर्टेन कंडीशन में एक्टिव फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ होता है और एक सर्टेन कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ होता है, यानी इंक्रीज़ कर जाती है नंबर, या उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, उस एंजाइम का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है या उस एंजाइम का नंबर डिक्रीज़ हो जाता है. दिस इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग अ सर्टेन कंडीशन इन अ सेल इज़ कॉल्ड इंडक्शन. और जब नंबर उस एंजाइम का रिड्यूस हो जाएगा किसी भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर, तो फिर उसको हम रिप्रेशन बोलते हैं. लोकेशन विद इन द सेल. एंजाइम जो है हम सेल के अंदर डिफरेंट किस्म के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पढ़ कर आए हैं, और हर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर उसका रेलेवेंट एंजाइम पड़ा हुआ होता है. इस तरह से एक सेल डिफरेंट किस्म के कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ, और हर कंपार्टमेंट का अपना जो है वो एक माइक्रो एनवायरनमेंट होगा. ठीक है, उस कंपार्टमेंट का अपना एनवायरनमेंट होगा, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो एंजाइम जो होगा वो फंक्शनल होगा. इस तरह से आपकी जो जैसे हम ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स पढ़ते हैं कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होते हैं. ठीक है, तो एंजाइम, उस एंजाइम का वो एनवायरनमेंट उसके फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी है. इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हैं वो पड़े हुए होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जो कि उसकी फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी होगा. डायरेक्शन ऑफ द एंजाइम रिएक्शन. हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं टू सम एक्सटेंट, और इन रिएक्शंस को हम डबल एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिसका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बनता है, दोनों रिएक्शंस में प्रोसीड कर रहा होता है. कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं और उसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी उसके प्रोडक्ट्स को आप दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, वो भी मोस्टली वन डायरेक्शनल होते हैं. उसका रीज़न ये होता है कि जो आपका एक एंजाइम का सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, वो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है, और इस तरह से आपका रैपिड रिमूवल होता रहता है प्रोडक्ट्स का, और आपका डज नॉट अलाउ द रिएक्शन इन अ रिवर्स डायरेक्शन. ये जो आपके प्रोडक्ट्स, अब ये जो बनने वाला पहले एंजाइम से बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहा है. अब वो प्रोडक्ट अगर जमा होता रहता तो फिर आपका रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करना बनता था, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती, रिएक्टेंट की डिक्रीज़ हो जाती, तो बैलेंस ख़राब हो जाता है. अब जब प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है उस बैलेंस को ख़राब करने के लिए, तो इस वजह से आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता. नेक्स्ट इज़ प्रो एंजाइम या जाइमोजिन. कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पड़े हुए होते हैं, वो एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं, और उनकी एक्टिव फॉर्म के अंदर जो कन्वर्जन है वो किस तरह से होती है कि कुछ आपके एंजाइम्स अमाइनो एसिड्स जो हैं फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड चेन वो स्प्लिट ऑफ कर दिए जाते हैं, कट कर दिए जाते हैं फ्रॉम द प्रो एंजाइम यानी इनएक्टिव एंजाइम से. इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास पेप्सिनोजिन है. पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पड़ी हुई होती है, HCl की प्रेजेंस में ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, विच इज़ पेप्सिन. किस तरह से कन्वर्ट होगी? पेप्सिनोजिन इज इनएक्टिव फॉर्म जिसको हम जाइमोजिन बोलेंगे, और पेप्सिन इज़ एन एक्टिव फॉर्म. ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म के अंदर जाती है बाय सर्टेन रिएक्शन, जो आपका कोई सा भी सब्सटेंस जो है वो इसको कन्वर्ट कर सकता है. अमाइनो एसिड जो है वो स्प्लिट ऑफ हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड चेन. नेक्स्ट इज़ आइसोजाइम्स या आइसो एंजाइम्स. ये वो टाइप है आइसो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स वो होते हैं जिसमें आपका एक ही एंजाइम बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पड़ा हुआ होता है. जैसे LDH जो है उसकी 5 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको हम LDH1, LDH2, LDH3, 4, 5 कहते हैं. ठीक है, ये क्या है कि आपके एक ही टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज करता है, बट दे आर केमिकली एंड फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट इज़ एंजाइम कैटालाइजिंग रेट लिमिटिंग रिएक्शंस. एंजाइम्स जो हैं आपके मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस जो होते हैं ना, उनमें एक आधा स्टेप या एक आधा एंजाइम ऐसा होता है जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, यानी जो उस पूरे एंजाइम उस पूरे रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल कर रहा होता है. द रेट लिमिटिंग रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम हुज कैटालिटिक एफिशिएंसी डिटरमिन्स द एफिशिएंसी ऑफ एन एंटायर मेटाबॉलिक पाथवे. जैसे हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ कर आए थे कि हमारे पास एक जो है ना वो आपका, वैसे तो एक से ज़्यादा है लेकिन एक हम कंसिडर करते हैं कि जो आपके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो आपका एक रेट लिमिटिंग रिएक्शन है या एंजाइम है,
वही एंजाइम आपके उस पूरे मेटाबॉलिक पाथवे की एफिशिएंसी को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हम पढ़ कर आए थे कि एटीपी की डेफिशिएंसी होगी तो किस तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम हम पढ़ कर आए हैं कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर कंसिस्ट किए हुए होती हैं और उनकी वही पार्ट जो है उसकी फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी होती है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट पे भी कंसिस्ट किए हुए होती हैं या उनको नॉन प्रोटीनियस पार्ट रिक्वायर्ड होता है फंक्शनिंग के लिए, उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं, कोएंजाइम बोलते हैं। ये कोफैक्टर या कोएंजाइम या ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक मेटल की फॉर्म में है तो उसे हम कोफैक्टर बोल देते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में है तो उसे हम कोएंजाइम बोल देते हैं, और अगर वो टाइटली बाउंड है विद द एंजाइम तो हम उसको प्रोस्थेटिक बोल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है कि कुछ ऑथर्स जो हैं वो इन सब टर्म्स को यानी कोएंजाइम को, कोफैक्टर को, प्रोस्थेटिक ग्रुप को जो है वो यूज़ करते हैं इन अ सेम सेंस, इंटरचेंजेबल है। It is generally observed that the reactions involving the oxidoreductions, group transfer, isomerization, and covalent bond formation require the coenzyme. A coenzyme may bind covalently or non-covalently to the apoenzyme. कोएंजाइम को सेकेंड सबस्ट्रेट या को सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। Coenzymes undergo the alterations during the enzymatic reactions which are later regenerated। ठीक है, यानी कोएंजाइम्स जो हैं, जब हमने भी पढ़ा था कि एक सबस्ट्रेट जब बाइंड करता है एंजाइम के साथ तो उसके अंदर कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देता है। तो जो आपके कोएंजाइम्स हैं वो ऑल्टरेशंस के अंदर जाते हैं ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन। जब एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा था तो ये कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देते हैं, और जब रिएक्शन हो जाता है तो फिर ये वापस अपनी असल हालत में चले जाते हैं। जबकि सबस्ट्रेट के साथ ऐसा नहीं होता। सबस्ट्रेट जो है वो उन चेंजेस के अंदर जाता है जो वापस रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद वापस सबस्ट्रेट नहीं बनता, बल्कि वो उन चेंजेस से गुजर के जाता है कि सबस्ट्रेट जो है वो फिर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो वापस सबस्ट्रेट नहीं बन सकता रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद। ये डिफरेंस बताया हुआ है कि सबस्ट्रेट और कोएंजाइम दोनों रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंजेस में जाते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट की चेंजेस जो है वो परमानेंट होती हैं। कोएंजाइम की चेंजेस जो हैं वो ट्रांजिएंट होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद वो वापस अपनी असल हालत के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इसके कोएंजाइम्स जो हैं वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ एटम और द ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप या हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। जो एंजाइम की फंक्शनल एबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसके कोएंजाइम के ऊपर। अब यहाँ पे बताए हुए हैं कि कोएंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स से डिराइव हुए हुए होते हैं। जो आपके मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स हैं वो आपके वाइटामिन्स से डिराइव हुए होते हैं। और बी वाइटामिन कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम आ जाते हैं, B1, B2, B3 इस तरह से करके। अब हम आगे एक टेबल देखेंगे जिसमें से उस टेबल में हमारे पास जो सारे कोएंजाइम्स होंगे वो विटामिन बी से डिराइव हुए होंगे, यानी विटामिन बी से आए हुए होंगे। ये जो कोएंजाइम्स हैं इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द कोएंजाइम्स हैव द नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। फॉर एग्जांपल NAD+। अब नाम से पता चल रहा है, निकोटीन, अमाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी ये नाइट्रोजनस बेस के ऊपर कंसिस्ट किया हुआ है एडेनिन। अच्छा जी, और हमारे पास शुगर होगी इसके साथ साथ और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। इन सब में FADB, कोएंजाइम AB और UDGPB। कुछ ऐसी कोएंजाइम्स होती हैं जो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास थायोरेडॉक्सिन है जो कि प्रोटीन है और ये एक्ट करती है एज एन कोएंजाइम फॉर द एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये अब हमारे पास टेबल है जिसमें उसने बताया है कि ये कोएंजाइम्स हैं जो आपके डिराइव हुए होते हैं फ्रॉम द विटामिन बी। ये विटामिन का नाम लिखा हुआ है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जहाँ से ये डिराइव हुए होंगे, ये उनका फंक्शन है जो ये परफॉर्म कर रहे होंगे, और ये एग्जांपल है जो जिस एंजाइम के लिए ये ज़रूरी होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं FAD की, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम है, ये राइबोफ्लेविन से निकला हुआ होता है। इसका फंक्शन जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन एटम या इलेक्ट्रॉन है, और ये
इसके एग्जांपल जो है, यानी ये किस एंजाइम के लिए ज़रूरी है, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। इसी तरह से कोएंजाइम ए की हम बात करें तो कोएंजाइम ए पेंटोथेनिक एसिड से, यानी पेंटोथेनिक एसिड एक विटामिन बी है, वहाँ से डिराइव हुआ होता है। इसका फंक्शन जो है वो असाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र है और इसके एग्जांपल थायोकाइनेज एंजाइम है। इस तरह से ये पूरा टेबल जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमने अभी तक पढ़ा कि मेजॉरिटी ऑफ द कोएंजाइम्स जो हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से डिराइव हुए होते हैं। कुछ ऐसे कोएंजाइम है जो प्रोटीन से निकले हुए होते हैं, और अब हम वो कोएंजाइम्स पढ़ेंगे जो नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये जो नॉन प्रोटीन इन नेचर हैं ये भी उसी तरह से आपके विटामिन से नहीं बने हुए, लेकिन आपके फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज एन कोएंजाइम, यानी अपने एंजाइम की फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। इनको हम नॉन विटामिन कोएंजाइम्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल एटीपी है, सीडीपी है। टेबल दिया हुआ है जो कि आपके वो कोएंजाइम्स हैं जो आपके बी कॉम्प्लेक्स से डिराइव नहीं हुए हुए। इसके एग्जांपल एटीपी है और ये डोनेट करता है फॉस्फेट ग्रुप को। अच्छा जी, इसी तरह से यूडीपी मॉलिक्यूल है जो कि कैरियर ऑफ मोनोसेक्राइड ग्लूकोज या गैलेक्टोज के तौर पर एक्ट करता है और ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम में यूडीपी मॉलिक्यूल एज अ कोएंजाइम यूज होता है। A particular coenzyme may participate in catalytic reactions along with different enzymes। वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर कोएंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करता है इन मोर देन वन कैटालिटिक रिएक्शन विद डिफरेंट एंजाइम्स। यानी अगर एक कोएंजाइम एक एंजाइम के साथ एक्ट कर रहा है तो इट डजेंट मीन कि ये सिर्फ उसी एक एंजाइम के साथ काम कर सकता है। एक कोएंजाइम एक से ज़्यादा एंजाइम्स के साथ काम कर सकता है, और कोएंजाइम एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को डिसाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल NAD+ जो है वो कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इन बोथ द एंजाइम रिएक्शंस NAD इज इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोजन ट्रांसफर। द specificity of the enzyme is dependent on the apoenzyme and not on the coenzyme। क्या देखें यहाँ पे हैं दो एंजाइम, दोनों का काम जो है वो हाइड्रोजन आयन का या हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र करना है। एक का सबस्ट्रेट लैक्टेट है, एक का सबस्ट्रेट अल्कोहल है, और दोनों में डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है। हाइड्रोजन आयन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो डिपेंड करती है ऑन द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम, नॉट ऑन द नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। क्लासिफिकेशन, हम फैक्टर्स को या कोएंजाइम्स को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप हुज ट्रांसफ़र दे फैसिलिटेट। कोएंजाइम्स जिस ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट जिस ग्रुप को के ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करते हैं उसकी बेस पे हम क्लासीफाई कर देते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन, शुगर फॉस्फेट, थायामीन फॉस्फेट्स, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, बायोटिन, कोबामाइड, लिपोइक एसिड। इसी तरह से वो आपके कोएंजाइम्स जो हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफ़र करते हैं, दीज आर NAD+, NADP+, लिपोइक एसिड एंड कोएंजाइम Q। In addition, heme act as a coenzyme in cytochrome peroxidases. Many of the coenzymes contain adenine, ribose, and phosphates and derivatives of adenine monophosphates such as NAD and FAD। ये बात हम पहले भी पढ़ कर आए हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द कोएंजाइम्स के अंदर जो कोएंजाइम्स जिन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, दीज आर नाइट्रोजनस बेस, जिसमें हम पढ़ कर आए थे NAD की ही एग्जाम्पल पढ़ कर आए थे कि एडेनिन से मिलकर बनी हुई होती है। राइबोस शुगर अ 5 कॉर्नर्ड शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है। रोल ऑफ मेटल आयंस, एक्टिविटी ऑफ द मैनी एंजाइम्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल आयंस। जो अब हमने को फैक्टर पढ़ रहे हैं, कोएंजाइम तकरीबन पढ़ लिया कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको मेटल आयंस रिक्वायर्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह, और ये इनकी फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर ये आयन नहीं अवेलेबल होगा तो फिर आपकी जो एंजाइम है उसकी फंक्शनैलिटी नहीं होगी, वो फंक्शनली एक्टिव नहीं होगा। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम आते हैं इसके अंदर और मेटालो एंजाइम्स आते हैं। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम वो होते हैं जिसमें मेटल पार्ट ऑफ द एंजाइम जो है वो परमानेंटली बाउंड नहीं होता, ईजिली डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस तरह के जो एंजाइम रिएक्शन होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम बोलते हैं। द मेटल एंजाइम्स कैन बी रिमूव्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस एंड अदर मेथड फ्रॉम द एंजाइम विदाउट कॉजिंग एनी डीनेचुरेशन ऑफ द एपोएंजाइम।
ठीक है, यानी उसके साथ वो परमानेंट बाउंड नहीं होता। मेटालो एंजाइम वो एंजाइम है या वो कैटेगरी है जिसके अंदर जो मेटल पार्ट ऑफ द एंजाइम है, होलो एंजाइम है, वो कोवेलेंटली बाउंड होता है, वो डिसोसिएट नहीं होता, और अगर उसको डिसोसिएट करो भी तो वो डीनेचर हो जाता है। मेटल क्या रोल प्ले करता है? इट हेल्प्स इन आइदर मेंटेनिंग और प्रोड्यूसिंग द एक्टिव स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द एंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे को एंजाइम कर रहा था, मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें वही हैं जो आपका को एंजाइम कर रहा था। एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, एक्टिवेट करता है या फंक्शनिंग करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद एंजाइम और सबस्ट्रेट। ये डिफरेंट किस्म के मेटल्स हैं और ये उनके एंजाइम्स हैं जिनके साथ जिनकी फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी है। कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर इन्वॉल्व होता है, आयरन कैटालेज एंजाइम के लिए ज़रूरी है, मैंगनीज ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज के लिए, कैल्शियम लाइपेज एंजाइम के लिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको सब बातें समझ आ गई होंगी। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।